नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए अति इम्पोर्टेंट सवालों के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में हिंदी साहित्य को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन 2023 की वन वीक सीरीज की आज पर इस सीरीज पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। दोस्तों आज की क्लास में अति इम्पोर्टेंट सवालों पर हमने नज़र डाली है जो कि हर एग्जाम में सवाल पूछे गए जाते हैं। वैसे आज की क्लास में एक कथा सार को रखा है। दोस्तों वो कथा सार है जो एक पूरे यूनिट में आपके जो ध्रुव स्वामिनी नाटक दे रखा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक को क्लियर करता है। यानी कि एक कथा वस्तु के हिसाब से संक्षिप्त में कथा वस्तु दी गई है। उसमें क्या संक्षिप्त में कथा वस्तु एक आपके यूनिट में दे रखा है। क्या दे रखा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक दे रखा है। तो उस ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथा वस्तु, उस नाटक की कथा वस्तु उसको संक्षिप्त में समझाना है। यानी कि आपका वो जो भी ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आज का ध्रुव स्वामिनी का नाटक, अगर आपके इस यूनिट ध्रुव स्वामिनी से अगर कोई सवाल आता है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कथा वस्तु आ जाती है जो कि इम्पोर्टेंट, यानी कि जो आपकी ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका संक्षिप्त रूप इसमें दे रखा है। पूरी बहुत लंबा इसका आंसर है। इस पर हम लंबी डिस्कशन के साथ में आपको समझा कर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों आप अंत तक बने रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये पहली बार है तो आपके लिए ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु को संक्षिप्त में लिखित। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु उसको संक्षिप्त में लिखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथा सार अपने शब्दों में, ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें कथा दे रखी, कहानी दे रखी, उसको संक्षिप्त में। दोस्तों इस कहानी को, इस कथा वस्तु को अगर समझ लिया तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में से अगर कोई गद्यांश आए, पद्यांश आए, वो आपसे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कथा वस्तु यानी कि पूरा पाठ दे रखा है, कहानी दे रखी है। अगर कहानी समझ ली तो कहानी में से कोई भी सवाल आएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। दोस्तों अतः आप अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों आपको जरूर फायदा मिलेगा। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। दोस्तों ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो किसके द्वारा रचा गया? प्रसाद जी के द्वारा रचा गया। ठीक है। इस नाटक में नाटककार क्या कर रहा है कि इस नाटक में नाटककार है वो नाटककार की नाट्य कला का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। नाटककार है कौन? नाटककार कौन है? प्रसाद जी। और इस प्रसाद जी का नाटककार है वो नाट्य कला का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की अपेक्षा इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनेक नाट्य कला रंगमंच से अधिक अनुकूलन है। इसके नाटकों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वे युगीन समस्याओं पर प्रकाश डालते। दोस्तों यहाँ पर प्रसाद जी के जितने भी नाटक है वो युगीन यानी कि पुराने जमाने की जो समस्या थी स्त्रियों के सामने, उसकी समस्याओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। ठीक है। इस नाटक में नाटककार ऐतिहासिक घटनाओं का आधार लेकर इसको युग के अनुरूप नया आकार प्रदान करता है। इस नाटक का केंद्र बिंदु नारी जीवन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं? यानी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कथा वस्तु क्या है? एक पूरी कहानी, यानी वो कहानी का हीरो कौन है? एक नारी है, यानी कि उसको नारी जीवन पर ही पूरा पाठ दिया गया। नारी जीवन में किस प्रकार की समस्या थी, समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति किस प्रकार की समस्याओं का सामना करके नारी आगे बढ़ने का प्रयास करती, उस समस्याओं को इस कहानी यानी नारी जीवन को लेकर पूरा अध्ययन किया गया है। और नारी जीवन की प्रतिनिधि है ध्रुव स्वामिनी। नारी जीवन की यहाँ पर प्रतिनिधि कौन है? यानी पूरा नारी जीवन का डिस्कशन दिया हुआ है, नारी जीवन की कहानी दे रखी है, लेकिन नारी जीवन की प्रतिनिधि कौन है? नारी जीवन की प्रतिनिधि वो ध्रुव स्वामिनी इसमें दे रखी है। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी है, इस नाटक की वो नायिका यानी हीरो है, नायिका हीरो है। अतः हीरो यानी मुख्य रूप से इसको लिया गया। ठीक है, नायिका के रूप में ध्रुव स्वामिनी, अतः इसे नायिका प्रधान नाटक कहना उपयुक्त होगा। इसका प्रमुख लक्षण है कापुरुष रामगुप्त के विवाह संबंध से मुक्त तथा कापुरुष यानी बिना काम का एक कलंक लगा हुआ पुरुष। कापुरुष रामगुप्त यानी रामगुप्त एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल गौरवहीनता के साथ में न काम करता है न कुछ और काम है, केवल ठगीबाजी करता है। यानी कि एक कूटनीति का कार्य कौन करता है? रामगुप्त।
तो ऐसा है जो कापुरुष यानी बिना काम का पुरुष के विवाह संबंध, ध्रुव स्वामिनी का विवाह कापुरुष यानी ये रामगुप्त के साथ में हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी का विवाह रामगुप्त के साथ में हो जाता है और उस विवाह से ध्रुव स्वामिनी मुक्ति चाहती है तथा महादेवी पद की प्राप्ति चाहती। महादेवी यानी कि एक बहुत बड़े राजा, सुप्रसिद्ध राजा की पत्नी होना चाहती है। उसके प्रयासों का सहायक है चंद्रगुप्त। उसके प्रयासों यानी ध्रुव स्वामिनी के जितने भी प्रयास है, उस रामगुप्त के से विवाह होने के बाद में जो वो उससे मुक्ति पाना चाहती है, तो उसका साथ कौन देता है? चंद्रगुप्त उसका साथ देता है। नाटक का संबंध राजकुल के परिवार कलह और यह कलह दो उजागर करती है। नाटक का प्रमुख रूप से कलह होता है, यानी कि जो कथा है इसमें जो वाद विवाद है वो एक हम कह सकते हैं राज परिवार, राजकुल के परिवार, राजाओं के परिवार के से उजागर करता है। एक पुनर्विवाह की समस्या, राज परिवार में एक तो पुनर्विवाह की समस्या यहाँ पर दी गई है और दूसरे राजा के निर्वाचन परिवर्तन के समय जो समस्या आती है और कुछ आलोचनात्मक विषय प्रदान कुछ ऐसे है आलोचक इसके इस नाटक है जो नाटकों की समस्या प्रधान नाटकों के सामने इसको रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह नाटक समस्या प्रधान न होकर बौद्धिक प्रधान यानी बौद्धिक एक बुद्धि के रूप में उजागर करता हुआ एक बुद्धि की पूर्ति करता हुआ ये नाटक है। ध्रुव स्वामिनी का कथा वस्तु निम्न प्रकार है। अब कथा ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो कहानी दे रखी है वो अब स्टार्ट हो रही है। अभी तक ट्रेलर था, अब पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है, आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा यानी ध्रुव स्वामिनी में कितने नाटककार किस प्रकार के थे और किस प्रकार ध्रुव स्वामिनी के सामने समस्या आई और ध्रुव स्वामिनी की समस्या का हल किसने किया, किस प्रकार किया, वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु का संबंध गुप्त काल से। ध्रुव स्वामिनी की कथा हुई, ये कथा है वो गुप्त काल से संबंधित। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध गुप्त काल से है। सम्राट चंद्रगुप्त अपने जीवन काल में ही अपने दोनों पुत्रों में से चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि सम्राट गुप्त काल का सम्राट चंद्रगुप्त है। उस चंद्रगुप्त के जीवन काल में दो पुत्रों में से चंद्रगुप्त के कितने पुत्रों थे? कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। दो पुत्रों में से रामगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त के दो पुत्र थे, उनमें से चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यद्यपि चंद्रगुप्त सम्राट का छोटा पुत्र था। दोस्तों, छोटा पुत्र चंद्रगुप्त का छोटा पुत्र होते हुए भी इस चंद्रगुप्त को राजा बना लिया गया। चंद्रगुप्त को राजा बना लिया गया और उससे बड़ा चंद्रगुप्त से बड़ा बेटा था, उसको राजा नहीं बनाया और इसको बनाया। क्यों बनाया? उसके तेजस्वी और गुणवान होने के कारण उसे ही राजाधिकार सौंपा गया। तो चंद्रगुप्त के गुणवान होने के कारण, इस गुणों की पूर्ति होने के कारण उसे ही राज्याधिकार का अधिकार है वो सौंपा गया। लेकिन मंत्री शिखर स्वामी की चंद्रगुप्त तो राजा तो बन गया, अब राजा का जो मंत्री होता है उस मंत्री का नाम है शिखर स्वामी। और इस शिखर स्वामी की कूटनीति यानी कि एक अलग प्रकार की कूटनीति यानी बुरे बर्ताव और बुरे व्यवहार और कूटनीति और चंद्रगुप्त की त्याग भावना से राज्य सिंहासन पर रामगुप्त ने अधिकार कर लिया। दोस्तों, एक चंद्रगुप्त ऐसा व्यक्ति था जो गुणवान तो था, लेकिन उसमें एक त्याग की भावना थी। कैसी भावना थी? चंद्रगुप्त में गुणवान होने के साथ में त्याग की भावना होने के कारण उसने राज सिंहासन को त्याग दिया और रामगुप्त को दे दिया, अपने मंत्री रामगुप्त को दे दिया, यानी अधिकार कर लिया। रामगुप्त ने अधिकार कर लिया। रामगुप्त विलासी और कायर था। रामगुप्त कैसा था? उसका मंत्री कैसा था? विलासी और कायर, डरपोक था, जिसके कारण शासन दुर्गुणों का केंद्र बना। शासन है वो दुर्गुणों, बिल्कुल गुणों से हीन दुर्गुणों का केंद्र बन गया। क्योंकि रामगुप्त में दुर्गुण है, अगर राजा में दुर्गुण हो गए तो पूरा शासन है, राजा का जो शासन है वो भी एक दुर्गुणों से युक्त हो जाएगा, ठीक है, केंद्र बन जाता है। इस स्थिति के आधार पर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी का कारण ऐसी स्थिति बन गई। स्थिति के आधार पर ऐसी जैसे ही रामगुप्त शासन बना, चंद्रगुप्त को सल ठग कर ये रामगुप्त अधिकार कर लिया शासन पर, तब ऐसी स्थिति आई वो रामगुप्त की पत्नी बन गई। कौन? ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की वो पत्नी बनती है तथा उसके मन में इस बात का शोर मचा
रहता है, ध्रुव स्वामिनी के मन में इस बात का शोर मचा रहता है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी पत्नी होकर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या उसके मन में यानी रामगुप्त के मन में ध्रुव स्वामिनी का विवाह है वो रामगुप्त के साथ में हुआ है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के साथ ही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो विवाह तो हो गया रामगुप्त के साथ में। और उसके मन में यानी रामगुप्त के मन में ये हमेशा शोर बना रहता है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी पत्नी होकर भी चंद्रगुप्त से प्रेम कर रही है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी, लेकिन वो चंद्रगुप्त से प्रेम कर रही है। इस कारण वह ध्रुव स्वामिनी की जासूसी यानी उसका पीछा करता है, ध्रुव स्वामिनी का पीछा करता है और ध्रुव स्वामिनी को बंधन में जकड़े रहता है, बंधन में बांधकर हमेशा के लिए रखता है। उसे डाउट रहता है यानी कि विवाह मेरे साथ हुआ और प्रेम उससे करती, ये क्या बात है। रामगुप्त दुर्गुण करता था, ठीक है, उसके कुकर्म, उसकी कूटनीति के कारण ये सब हो रहा था। बिल्कुल सिंहासन बिल्कुल बिगड़ गया था, पूरे केंद्र है वो एक हिंसा का केंद्र बन गया था, ठीक है। ऐसा यानी कि इसके बुरे बर्ताव के कारण रामगुप्त युद्ध ठानता है। ऐसी स्थिति में रामगुप्त है वो चंद्रगुप्त से युद्ध ठानता है, युद्ध की ठानता है, यानी उससे युद्ध करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि मान नहीं रहे। उस युद्ध में गुप्त सैनिकों की गुप्त सैनिक उसका हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकराज संधि का प्रस्ताव पेश करता है। दोस्तों रामगुप्त और सकराज के साथ में युद्ध होता है, रामगुप्त का सकराज के साथ में युद्ध होता है। रामगुप्त ने सकराज की सेना को तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सकराज वापस प्रस्ताव करता है, कैसा संधि यानी कि उससे दोस्ती करने का प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव पेश करता है। उस संधि प्रस्ताव की शर्त थी, उस संधि प्रस्ताव जो रखा है इस सकराज ने, तो उसका ये शर्त थी कि ध्रुव स्वामिनी सकराज को भेंट कर दी जाए। अगर चंद्रगुप्त अपनी पत्नी सकराज को भेंट करता है तो हम दोस्ती करेंगे, युद्ध नहीं हम दोस्ती करेंगे। अगर रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज को दे देता है तो हम संधि कर लेंगे। ऐसा ही उसने क्या रखी थी, शर्त रखी थी दोस्तों, ठीक है, ये शर्त है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी सकराज को भेंट कर दी जाए। ध्रुव स्वामिनी कौन है, रामगुप्त की पत्नी, तथा अन्य सामंतों की भी स्त्रियां भेंट कर, अन्य सामंत थे उस रामगुप्त के शासन में, अन्य सामंत है उसकी भी पत्नियां है वो स्त्रियां है वो भेंट कर दी जाए। शिखर स्वामिनी द्वारा सुझाए जाने पर रामगुप्त उस संधि प्रस्ताव को ज्यों त्यों करके सुझा। दोस्तों रामगुप्त अपनी पत्नी को त्याग देता है, ज्यों त्यों करके इस प्रस्ताव को त्याग लेता है, यानी कि सकराज के साथ में दोस्ती करने के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर लेता है। दोस्तों कैसी बात कर रही है कि किसी संधि को करने के लिए अपनी पत्नी को त्याग करते, ज्यों त्यों करके स्वीकार कर लेता है उससे, यानी कि पत्नी दे दो, ये स्वीकार कर लेता है, हाँ मैं दे दूंगा यूं। ऐसा ये कौन कह रहा है, रामगुप्त कह रहा है सकराज को कि मैं अपनी पत्नी आपको दे दूंगा और अन्य सामंतों की पत्नियां दे दूंगा, स्त्रियां दे दूंगा और आप हमसे संधि करो, ऐसी बात है। ध्रुव स्वामिनी जब सुझाए जाने पर रामगुप्त उस प्रस्ताव को ज्यों त्यों करके स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी जब उस प्रस्ताव को सुनती है, ध्रुव स्वामिनी जब उस प्रस्ताव को सुनती है, यानी कि रामगुप्त ने मुझे सकराज को दे दिया, तब उसके मन में रामगुप्त के प्रति घृणा जागृत हो उठती। दोस्तों ऐसा सुनकर यानी कि रामगुप्त ने सकराज को पत्नी भेंट में दे दी, यानी पत्नी को छोड़ दिया और सकराज को सौंप दिया, तो ऐसा ध्रुव स्वामिनी ने सुना तो उसके यानी रामगुप्त के प्रति ध्रुव स्वामिनी में घृणा जागृत हो गई, उससे घृणा हो गई। उधर चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण कर सकराज के पास जाता है, स्त्री वेश का धारण करके सकराज के पास में चंद्रगुप्त जाता है और द्वंद्व युद्ध में सकराज का वध कर डालता है। और द्वंद्व युद्ध ऐसा वो करता है, वहां पर जाकर चंद्रगुप्त की सकराज को जो पत्नी मिली थी तो सकराज का वध कर लिया, और वो सकराज के पास में पत्नी थी, सकराज की प्रेमिका कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास उसका शव उठाने आती है। सकराज की जो पत्नी प्रेमिका है कौन, कोमा, वो ध्रुव स्वामिनी के पास में शव को उठाने आती है। अंत में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की हो जाए। दोस्तों